हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से महात्मा जी स्टडी 91 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट का, यानी विद्युत धारा वाला, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्ट 1 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हम लोगों का लेक्चर होगा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग क्लास क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 11th क्वेश्चन तक हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिएगा, एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग चल रहे हैं। अभी जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बुक से भी लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन का उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक, बहुत से बल्बों का यानी बहुत सारे बल्ब हैं, उनका अनुमतांक कितना दिया है? 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा सकता है? देखिएगा, 220 वोल्ट पे आपको बल्ब चलाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। V = दिया है 220 वोल्ट। कितने बल्ब का अनुमतांक है? बहुत सारे बल्बों का अनुमतांक। W P से डिनोट करते हैं। P = 10 वाट है। ये एक बल्ब का अनुमतांक नहीं है, बहुत सारे बल्बों का अनुमतांक है। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर का कोई बल्ब है, तो इस लाइन के दोनों के तारों के बीच कितने बल्ब को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा सकता है? तो पहले ये देखा जाए कि इसके जो तुल्य प्रतिरोध कितने आ रहे हैं। तो अगर यदि हम निकालेंगे इसका तुल्य रेजिस्टेंस, तो R कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो T बराबर V² R का फॉर्मूला लगा देंगे। तो R कितना? V² P। देन R V की वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट। तो इसका स्क्वायर है, तो 220 × 220 अपॉन P की वैल्यू कितना है? 10 वाट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 22 × 44 को 0, 44 को 4, ये शून्य उतार लेंगे। 22 × 44 4 48, 4840 को। यानी ये तुल्य रेजिस्टेंस की बात है, बहुत सारे बल्बों का रेजिस्टेंस इतना है। कितने बल्बों का है? मान लेंगे n बल्बों का ये रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि बल्बों को कितने पे चला जाएगा? 220 वोल्ट पे ही कितने एम्पियर की धारा दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, 5 एम्पियर की धारा दे रहा है। यदि जो वोल्टेज है V डैश मान लेता हूँ 220 वोल्ट, और उसका जो शक्ति कितना दिया है? नहीं, शक्ति नहीं दिया, धारा I कितना मिला है? 5 एम्पियर। तब इसका प्रतिरोध हम भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? R V/I से V की जगह क्या लिख देंगे? V डैश। तो R V का वैल्यू कितना है? 220 अपॉन I की वैल्यू कितना है? 5। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 44 ओम। ये ऐसे, यानी अब ये मिल गया, इसको R डैश मान लेते हैं। अब ये ऐसे जो रेजिस्टेंस है, इन ऐसे रेजिस्टेंस को कितने, ये आपको इतना तो बहुत सारे बल्बों का रेजिस्टेंस था, तो इन सभी का रेजिस्टेंस को जब श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इनका तो ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? इतना। क्लियर हुआ? तो अब उस क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। तो मान लेंगे कि माना कितने 4840 ओम प्रतिरोध वाले
प्रतिरोध वाले n बल्बों को पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तब उनके तुल्य प्रतिरोध क्या होंगे? R डैश तुल्य प्रतिरोध R डैश तब फॉर्मूला 1/R डैश इज इक्वल टू कितना है? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस कब तक जाएंगे? n बार, क्योंकि n प्रतिरोध है ना ऐसे। तो 1/R डैश की वैल्यू कितना है? 44 इज इक्वल टू 1/R। R की वैल्यू कितना है? यही ना है, तो मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स है तो n/R। R की वैल्यू कितना? 4840। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? n का। किसका यहाँ पे भेजेंगे? तो n इज इक्वल टू 4840/44। अब इसे काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 सेकंड में 44, 44 सेकंड में 44, 110 बल्ब। यानी आपको कितने बल्ब जोड़ने पड़ेंगे? 110 बल्ब को श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजित करने होंगे, जिससे उसका तुल्य रेजिस्टेंस करेक्ट नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे क्वेश्चन लगाते। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 क्वेश्चन। किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी, दो कुंडली है, एक ए की है और दूसरा किसकी है? बी। इसका नाम दिया गया, इसकी बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम, दोनों का प्रतिरोध 24 ओम, यानी आर ए बराबर भी कितना है? 24 ओम। आर बी बराबर भी है 24 ओम। तथा इन्हें अलग अलग यानी पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किए जा सकते हैं। एक बार इन्हें श्रेणी क्रम में भी जोड़कर उपयोग कर सकते हैं, एक बार पार्श्व क्रम में भी इन भट्टियों को जोड़ करके संयोजित किए जा सकते हैं। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है? तीनों प्रकरण में बताना है, यानी पहले जब किसी क्रम में नहीं जोड़ा गया है इस क्रम में क्या आपकी धारा होगी। तो इसका वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू, यानी V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो V2 इज इक्वल टू कितना है? 220 वोल्ट ही है। कह रहे हैं कि जब किसी क्रम में नहीं जोड़ा गया है तब बताइए। तो जब किसी भी क्रम में न संयोजन हो, न संयोजन हो, यानी कहीं पे भी किसी भी क्रम में इनको जोड़ा न गया, तो प्रत्येक भट्टी की शक्ति कितनी है? शक्ति पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भूल जाता हूँ भाई। धारा पूछा जा रहा है, इसमें धाराएं कितनी? तो चलिए धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगाएंगे। तो V1 इज इक्वल टू IR1, तो I इज इक्वल या I1R1 लिख सकते हैं, I1R1 यही है ना, या ऐसे आप लोग IR से निकाल दीजिए, दोनों का तो सब रेजिस्टेंस सेम ही। I इज इक्वल टू V/R, तो V की वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट।
और आर को कितने पे चलाया जा रहा है, कितने रेजिस्टेंस है, 24 ओम का। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से बोलिए इसे, 11 0 12 12 9 108 दशमलव कितना आ गया, 2 12 लगेंगे 200 नेक्स्ट में कह रहा है कि जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब देखिएगा तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा। इनको कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो आर इज इक्वल टू आर ए का मान कितना, 24 प्लस आर बी का मान 24 इज इक्वल टू 48 ओम। ये आफ्टर आप तुल्य रेजिस्टेंस कब, जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब इसका क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट पे ही इसको भी यूज किया जा रहा है, इन दोनों गठियों को जोड़ करके। तब इसकी धारा कितनी होगी, तो ओम का नियम I बराबर D अपान आर से, I इज इक्वल टू, जल्दी बतलाइए, या I डैश मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 220 अपान आर का मान 48, डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 110 अपान 24, एक काम करिए इसको 4 से ही डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 20 अपान 12 × 48, डिवाइड कर दीजिए, 12 × 48 कितना बच गया, 7 दशमलव 12 × 7 12 6 72 6 मान लेते हैं, समथिंग आएगा। सॉल्व करते आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, जब समांतर क्रम में जुड़े हैं, जब समांतर क्रम में जुड़े तब इसका तुल्य प्रतिरोध 1 अपान आर डैश मान लेता हूँ, 1 अपान आर डैश, तो 1 अपान आर ए प्लस 1 अपान आर बी, 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान 24 प्लस 1 अपान 24, सॉल्व कर देते हैं, 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू कितना, 2 अपान 24 इज इक्वल टू 1 अपान 12। अब इसका भी वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू 220 वोल्टेज है, इसमें भी प्राप्त धारा I डबल डैश मान लेते हैं, V अपान, क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुका यहाँ से, ये इसको चेंजिंग करेंगे, R डैश का मान कितना आ जाएगा, 12 ओम, ऐसे सॉल्व करेंगे, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो धारा I डबल डैश मान लेते हैं, तो V अपान R से, आर की जगह पर लिखेंगे आर डैश, तो 220 अपान आर डैश का मान कितना है, 12, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 12 करना 12, और कितना आ जाएगा, 8 80 12 6 72, 8 6 72 6 6, यानी इसको समथिंग आप लिख सकते हैं एम्पियर, ऐसे धारा आपको नोट कर लीजिए। कंप्लीट, सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथों में
प्रत्येक में से 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। फर्स्ट है 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित 1 ओम और 2 ओम के श्रेणी क्रम में संयोजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 14 में कि 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना करना है, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित V इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट की बैटरी। अगर 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम के संयोजन में है तो 1 ओम और 2 ओम, तो R1 इक्वल टू 1 ओम मान लेता हूँ और R2 इक्वल टू 2 ओम। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। फर्स्ट नंबर है ये श्रेणी क्रम में जोड़ने, जल्दी जोड़िए। मान लेंगे तुल्य प्रतिरोध इसका R है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसे सोल्व करेंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 गिव्स 3 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 6 वोल्ट का। तो फिर क्वेश्चन क्या करा? शक्तियों की तुलना करना है, इसमें शक्ति निकालना है कितना होगा। तो इसके लिए जब हमें R मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो हम शक्ति का फार्मूला निकाल सकते हैं P बराबर V² R से। P इक्वल टू, या शक्ति को P1 से डिनोट कर सकते हैं, P से डिनोट करना है। V की वैल्यू 6 वोल्ट है, तो 6 इंटू 6 अपॉन R की वैल्यू 3। सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 36 अपॉन 3 इक्वल टू 12 वाट। तो इनकी शक्ति कितना हो गया? अब करा इसका अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इसी में 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम और 2 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ध्यान देंगे 12 ओम और 2 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। R1 इक्वल टू 12 ओम और R2 इक्वल टू 2 ओम। तो इसमें ध्यान देना है कि 2 ओम की प्रतिरोध से हमें तुलना करना है। तो जब इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा तो मेरे भाई इनकी जो संयोजकता आती है, इसकी जो वैल्यू आती है पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, ये सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आता है। तो हमें किससे तुलना करके सॉल्व करना? इसमें जो था 2 ओम से अधिक था तो मैंने इसको ले लिया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जोड़ा, तब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनके तुल्य रेजिस्टेंस जो होंगे 2 ओम से कम आएंगे, इसलिए इनके रेजिस्टेंस हमें नहीं लेना है, 2 ओम को ही लेना है। तो अब इसमें क्या कह रहा है? कितने वोल्ट की बैटरी है? 4 वोल्ट की। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो अब इसको हम शक्ति जब निकालेंगे तो शक्ति P इक्वल टू V² अपॉन R की जगह पे यहाँ पे देख लेंगे कि तुल्य प्रतिरोध को क्या लिया जाएगा 2 ओम ही लिया जाएगा। तो P इक्वल टू V की वैल्यू 4 इंटू 4 अपॉन R की वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8 वाट। ये ध्यान देना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2 विद्युत लैंप का तो बल्ब है, जिनमें से एक का अनुपातांक 100 वाट 220 वोल्ट। तो 2 विद्युत लैंप है, एक विद्युत लैंप का जो अनुपातांक दिया P1 मान लेते हैं 100 वाट और V1 इक्वल टू 220 वोल्ट। जैसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को नोट करते हैं। तथा दूसरे का 60 वाट और 220 वोल्ट। दूसरे का यहाँ लिख लेता हूँ P2 इक्वल टू 60 वाट और इसकी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट पर ही चलाया जा रहा है। संयोजित है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जा सकती है? यानी कि जब इनको संयोजित किया जा रहा है पार्श्व क्रम में
तभी उनकी शक्ति वोल्टेज कितनी आ रही है, वोल्टेज की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पे ही लाइन दिया जा रहा है इनको, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये एक प्रकार की लैंप है बस और एक प्रकार की लैंप है। जब इन दोनों लैंपों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तब भी संयोजित करने के बावजूद भी हम कितने वोल्टेज की करंट दे रहे हैं, 220 वोल्ट पे ही। तब बतलाइए कि उसकी धारा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ से धारा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले मैं इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ और इसको, तब मैं इन सबको पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे, तो जोड़ करके तुल्य रेजिस्टेंस की गणना करेंगे और तुल्य रेजिस्टेंस पा जाएंगे तो पी भी और उस तुल्य रेजिस्टेंस R के संबंध में लगा करके मान निकालेंगे। तो चलिए इसका निकालते हैं। R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो R1 की वैल्यू कितना है, V1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू पता लगाना है ना, V1 की वैल्यू कितना है 220 इंटू 220 अपॉन P1 की वैल्यू 100। सॉल्व करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कितना आ गया 22 गुना 44 को 4, 22 गुना 44 4 48 R1 की वैल्यू। इसी प्रकार इनका निकालेंगे तो R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन P2। R2 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू 220 इंटू 220 ही है अपॉन R2 P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू कितना है 60, एक कैंसिल हो गया, एक मिनट, अब इससे ज़्यादा नहीं काटिएगा। R2 इज इक्वल टू 22 गुना 44 को 4, 22 गुना 44 4 48, एक शून्य बचा मेरे भाई, यहाँ पे नोट करेंगे 6, ये ओम आ गया। अब इसको काउंटिंग कर भी सकते हैं और ये भी छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप इसका जैसे भी काउंटिंग कर रहे। अब कह रहा है इनको किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, पार्श्वक्रम में। तो अब लिखेंगे R1 और R2 को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर R1 और R2 को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर, चलिए तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R, तब सॉल्व करिए। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 की वैल्यू बोली 484 प्लस 1 अपान R2 की वैल्यू, ध्यान से लिखेंगे 4840 अपान 6, इसको चेंज करते हैं ऊपर चला जाएगा। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान 484 प्लस 6 अपान 4840, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, यानी कितना आ जाएगा 1 अपान एलसीएम 4840, ये कितना आ जाएगा 10 और प्लस 6 इज इक्वल टू 16 अपान 4840। अब इसको मेरे भाई चेंजिंग करेंगे तो R की वैल्यू मिलेगा 484016, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये काउंटिंग कट जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालना हमें, धारा का मान, धारा है कुछ 16, कितनी धारा ली जाती है, ठीक, मान लेंगे कितनी धारा ली जाती है, I एम्पीयर की धारा ली जाती है। तो I बराबर लगाएंगे तब ओम के नियम से I इक्वल टू V अपान R, तो V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट पे ही चला जा रहा है, अपान R का मान कितना मिला 4840 अपान 60। अब 1 शून्य से 1 शून्य काटिए इसको, 22 इंटू 16 अपान 484, इसको डिवाइड कर देंगे 5 गुना 44 और 20, करेक्ट है। तो 16 अपान 22 इज इक्वल टू 8 अपान 11, डिवाइड कर दीजिए 0.1177, कितना बचा 3, 11 गुना 22 यानी कि समथिंग 3 मान लेते हैं एम्पियर आएगा। तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 16। किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? 250 वाट का टीवी सेट, कितने वाट का टीवी सेट है? 250 वाट का, जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर 10 मिनट तक के लिए चलाया जाता है। तो बताइए किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, किसमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है, यही ना। तो क्वेश्चन विद्युत हीटर है और क्या है? टीवी है। तो मैं टीवी पहले लिखता हूँ, टीवी। क्वेश्चन नंबर 16 है। टीवी के लिए क्या है? कितना है भाई? इसकी जो शक्ति है 250 वाट की है। कितने पे चलाया जा रहा है? कितना घंटा? 1 घंटा। तो टाइम पीरियड दिया T = 1 आवर। मेरे भाई इसको अगर जो सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 × 60 × 60, अभी कितने आ गया? सेकंड में। इसे सॉल्व कर देंगे, T = 36 सेकंड। चलिए क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या रहा? अथवा एक विद्युत हीटर है, तो अब हीटर ले लेते हैं, ऐसे डिनोट करेंगे हीटर। अब इसको कह रहा है कि ये 120 वाट का है, तो P = 120 वाट और 10 मिनट तक चलाया जा रहा है। T = 10 मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो T = 10 × 60 = 6000 सेकंड। मिल गया। अब हमें कह रहा कि किसमें विद्युत ऊर्जा अधिक उपभुक्त होती है, तो सॉल्व करते हैं। इसकी भी विद्युत ऊर्जा निकालते हैं, इसकी भी विद्युत ऊर्जा निकालते हैं। पहले टीवी की निकालते हैं, टीवी की उपभोक्त ऊर्जा W से दिखाता हूँ, W टीवी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कितना? आपने एक फार्मूला पढ़ा है E = W/T, तो मैंने आपको बताया था W = PT। W = PT। इसको पीटोगे मनीष सर को? अरे भाई हम तो खुद ही कमजोर आदमी हैं, हम ही को पीटोगे। चलिए PT। अब P की वैल्यू कितना है? टीवी का 250 वाट का, कितने समय तक चला रहे हैं भाई? 3600 सेकेंड तक चला रहे हैं। कितना आ जाएगा? 3 शून्य इसका ले लेंगे, 25 6 का कितना हो जाएगा? 150, 15 आ जाएगा, 25 3 75, 15 90, 900। यानी काउंट करिए, जाए सैकड़ा, हज़ार, लाख, 9 लाख। और इसका मात्रिका का जूल, इतना 1 घंटे में टीवी ऊर्जा व्यय करती है। अब किसका निकालेंगे? हीटर का। लिखेंगे हीटर की उपभोक्त ऊर्जा WH से डिनोट कर देते हैं। इसका जो फार्मूला हो ये PT है। P की वैल्यू कितना है इसका? 120 मल्टीप्लाई कितना मिनट है? 10 मिनट। इसको चेंज किया सेकंड में, 600 सेकंड। तो सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 शून्य इसका उतर जाएगा। अब 72 इसमें आ जाएगा भाई जूल। अब हमें बतलाइए कि किसमें अधिक ऊर्जा उपभोग हुआ है। आप भी तो छाट सकते हैं, इसमें अधिक है और इसमें कम है। तो आप लिख सकते हैं आंसर टीवी में अधिक ऊर्जा उपभोक्त होती है। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई की टीवी ना देखा करो, ज़्यादा विद्युत ऊर्जा होती है।
चलिए मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। अच्छा, अब हम लोग धीरे धीरे अपने कदम पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 8 ओम प्रतिरोध का 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस 2 घंटे तक 15 एम्पियर की धारा लेता है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर, देखिए उत्पन्न ऊष्मा की दर या व्यय ऊर्जा की दर को हम लोग क्या करते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये कुल मिला जुला कर क्वेश्चन विद्युत शक्ति की वैल्यू पूछ रहा है, समझ में आया। तो आप लिख सकते हैं उत्पन्न ऊष्मा की दर P = H अपान क्या, T का मान पूछ रहा है। क्लियर। आप चूंकि हम पढ़े हैं H = W और W = VIT या जिसके भी पद में हो, तो आप यहाँ से इसको रिलेशन में क्या क्या दिया है, 8 ओम प्रतिरोध है, R = 8 ओम का प्रतिरोध, करेक्ट। और हमें क्या दिया है, 2 घंटे तक टाइम T = 2 आवर। इसको चेंज कर देंगे तो 2 × 60 × 60 कितना आ जाएगा, 2 × 36। इसका सॉल्व करना कोई इफेक्ट नहीं है, पर भी सॉल्व कर दिया जाए, आवश्यकता पड़ेगा देखा जाए। 2 घंटे तक 15 एम्पियर की धारा, I = 15 एम्पियर की धारा, ये तो टाइम है। पंद्रह एम्पियर की धारा लेता है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो उत्पन्न ऊष्मा की दर यही वाला फार्मूला, उत्पन्न ऊष्मा की दर P = H अपान T = VIT अपान T। T से T कैंसिल हो गया, कितना बच गया मेरे भाई, V × I। अब V की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि V = I है तो इसका कितना हो जाएगा, P = H अपान T यही है ना। V की प्लेस पे I आ तो I², I की वैल्यू कितना है, 15 × 15 कैपिटल R की वैल्यू कहीं मिला 8 है। तो सॉल्व कर देंगे तो 15 × 225 × 8 = 8 × 40, 8 × 16, 4 20 को 0, 8 × 16 जो 1800 जूल वाट विद्युत ऊर्जा ऊष्मा की दर, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तक नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए और अच्छे अच्छे खूब सुंदर सुंदर आप लोग नोट्स बनाते रहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित क्वेश्चन को क्या करना है, स्पष्ट करना है। पहला है विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में, कोई विद्युत लैंप का मतलब जो विद्युत बल्ब होता है के तंतु जो फिलामेंट उसके होते हैं, उसके निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, यानी जो आपके विद्युत लैंप होते हैं उसमें एक पतला सा जो तार लगा होता है उसके अंदर, उसको फिलामेंट बोलते हैं, जो टंगस्टन धातु का होता है। ये जो टंगस्टन धातु होता है इसको
मिक्स करके बनाया जाता है, मिश्र धातुओं के ही रूप में आता है, जिसका रेजिस्टेंस मेरे भाई बहुत अधिक होता है, बहुत पतला होता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जिससे वो देखते हैं कि ऊष्मा भी बहुत काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रतिरोध अधिक होने के कारण जल्दी गलता नहीं है, उसकी जो गलनांक है बहुत उच्च है, बहुत अधिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा तब वो गलेगा, यानी अन्यथा गलता नहीं। इसलिए उनके प्रतिरोध और गलनांक उच्च होने के कारण हम लोग टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, यानी जो ये आप टोस्टर लेते हैं जिससे आप लोग पानी हीट करते हैं, तथा विद्युत इस्त्री प्रेस के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। करेक्ट है कि जो टोस्टर होते हैं और ये जो आपके विद्युत इस्त्री होते हैं उसके जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनको शुद्ध धातुओं को न बना करके मिश्र धातुओं को बनाया जाता है। मिश्र धातुओं को बनाने का पर्पज ये है कि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हो जाती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो मेरे भाई की ऊष्मा क्या करेंगे, अधिक उत्पन्न करेंगे। आपने एक फार्मूला भी पढ़े हैं, H = I²R। तो यदि मैं इसके धारा को नियत मान लूँ, कांस्टेंट है, एक फिक्सली धारा है, तो H प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, R। तो देखिए यहाँ पे क्लियर भी हो जाता है कि जब हम प्रतिरोध के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसी बात है। तो वही समस्या है कि उसके प्रतिरोध यानी कि मिश्र धातुओं के रेजिस्टेंस अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें धारा को जो प्रवाह होगा उससे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। इसीलिए देखते हैं कि प्रेस जो होते हैं, हीटर जिसे बोलते हैं, जिसे विद्युत इस्त्री बोल रहे हैं आप लोग, और जो विद्युत टोस्टर है, इनमें अगर जो इसका उपयोग किया जाए, विद्युत धारा प्रोवाइड किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं किसी भी पदार्थ, इसीलिए इनके रेजिस्टेंस अधिक होने का कारण है। राइट, तो आप बोल सकते हैं इसमें विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्री आदि में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिससे इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि घरेलू विद्युत परिपथ में आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी बल्ब को या किसी भी युक्ति को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में मेरे भाई कभी भी जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मकसद है कि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत अधिक हो जाता है, और जब बहुत अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस का धारा में रुकावट करना, तो इसके धारा के मान में रुकावट करने लगेगा, अधिक धारा देगा, इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता। किसी भी युक्ति को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का मकसद होता है जो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला युक्ति होता है उनका भी तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो सभी से कम आता है, उनसे भी कम आता है, छोटे वाले से भी कम आता है। करेक्ट, इसीलिए हम लोग घरेलू विद्युत परिपथों में कभी भी वायरिंग करते हैं तो श्रेणी क्रम में न करके समांतर क्रम में किया जाता है, पार्श्व क्रम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन से, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस होता है चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही करा कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसीलिए चालक तार होता है। यही देखिए, ये अनुप्रस्थ काट है, ये जो छायांकित भाग है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। इसकी जो एरिया इसकी ज़्यादा मोटाई का बनाते हैं, ज़्यादा मोटाई का यदि जो तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अरे भाई, वैसे भी आप सोचो कि इसमें जब ज़्यादा मोटाई का होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा, तो धारा का प्रवाह अधिक से होगा। यदि मैं कह दूँ कि एक पतला सा दरवाज़ा है तो उसमें जाने में हम लोगों को, कई लोगों को भागना होगा तो ज़्यादा समस्या होगी। यदि वही दरवाज़ा चौड़ा हो तो कई लोग एक साथ तेज़ी से भाग सकते हैं,
तो आपका विद्युत धारा का प्रवाह होने का मतलब का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो धारा का मान भी अधिक होगा। तो वही समस्या है कि यहाँ पे जब एरिया इसकी अधिक होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तेजी से भागेंगे, अधिक मात्रा में भागेंगे, तो इसका रुकावट कम होगा इलेक्ट्रॉनों का। और जब इलेक्ट्रॉनों का रुकावट कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब क्या, रुकावट कम होने का मतलब क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल का समानुपाती होता है, यानी कि जब क्षेत्रफल को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। करेक्ट। इसको और चौड़ा बना और मोटा बना देंगे तो इसके रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और तेजी से होने लगेगा, जिससे धारा का प्रभाव कम होगा तो घट जाएगा। करेक्ट। तो आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है चालक के अनुप्रस्थ पाट के क्षेत्रफल के विद्युत समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, सुचालक है, यानी कि विद्युत धारा के ये अच्छे सुचालक होते हैं। सबसे अच्छे सुचालक तो आपके सिल्वर होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिल्वर नहीं है, तांबे और एल्युमिनियम की बात किया गया है। तो सिल्वर के सेकेंड स्टेप पे, यानी कि सिल्वर के बाद जो कहा जाए तो तांबा और एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होने के कारण इनकी जो विद्युत चालकता है वो सुचालकता है, विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होने के कारण इनको हम लोग प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का, न कि अन्य पदार्थ। क्लियर। तो विद्युत संचरण के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं अच्छे सुचालक होते हैं विद्युत धारा के, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ साथ हम लोगों का ये चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी से समाप्त हो चुका। तब बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, ताकि इसी तरीके से अच्छे वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल पे सभी प्रकार की आप लोगों को 9, 10, 11 की और 12 की सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स यू।